गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आदर्श एजुकेशन ग्रुप के इस ऐप के ऊपर। और मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हो गया हूं फिर से बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री। इसमें अपन पार्ट सेकंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं प्यारे बच्चों। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर मैं आप लोगों को फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट लेसन एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाने वाला हूं। पिछले सेशन में अपनी एक सिंपल सी बात इस एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में हुई थी, सभी प्यारे बच्चों ने वो सेशन ध्यानपूर्वक देखा होगा, ठीक है। तो उसी के बाद अपन नेक्स्ट सेशन की शुरुआत आज करने वाले हैं। सभी प्यारे बच्चे इसको ध्यानपूर्वक देखें, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपन आज का सेशन। इसमें मैं आप लोगों के लिए वही लेकर आया हूं यूनिट फर्स्ट का लेसन नंबर 1 और वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है मेरे बच्चों। एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में मैं आपसे बात करता हूं तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं एटॉमिक स्ट्रक्चर या परमाणु संरचना के बारे में। एक सामान्य सी बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, फिर एक बार रिपीट आप लोगों के लिए मैं करता हूं। सबसे पहले बात करूं मैं किसके बारे में, परमाणु या एटम के बारे। तो देखो प्यारे बच्चों, परमाणु या एटम के बारे में अपन बात करें तो देखो ये जो परमाणु का जो अंग्रेजी शब्द है एटम, इस शब्द का अर्थ होता है अविभाज्य। क्या होता है इसका अर्थ? अविभाज्य होता है, ठीक है। क्योंकि प्रारंभ में सबसे पहले जो वैज्ञानिक है जॉन डाल्टन, कौन है? जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन जो है इन्होंने सबसे पहले ये बताया था, या वो बोल सकते हैं अपन कि जॉन डाल्टन ही एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले इस परमाणु के बारे में बताया था, ठीक है। और इन्होंने अपने परमाणु सिद्धांत के अंदर अपने परमाणु सिद्धांत में क्या बताया था प्यारे बच्चों? इन्होंने बताया था कि परमाणु पदार्थ का सबसे छोटा या सूक्ष्म बोल सकते हो, सूक्ष्म एवं अविभाज्य कण होता है। क्या होता है? अविभाज्य कण होता है, ठीक है। तो जॉन डाल्टन सबसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये बताया था कि परमाणु जो है वो पदार्थ का सबसे छोटा और अविभाज्य कण होता है। मतलब पदार्थ को यदि अपन विघटित करते जाएं, तोड़ते जाएं, तो अंतिम रूप से जो सबसे छोटा कण प्राप्त होगा प्यारे बच्चों, वो कौन होगा? परमाणु होगा। ये डाल्टन ने अपने परमाणु सिद्धांत के अंदर आपको बताया है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये तो एक सामान्य सी बात है जो आप लोग पिछली क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब ये जो जॉन डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है, इस परमाणु सिद्धांत का खंडन किसने किया? ये कभी आप लोगों से पूछ लिया जाए कि भाई इसको खंडित किसने किया, इसको असत्य साबित किसने किया, तो इसको खंडन किसने किया या इसको असत्य साबित किसने किया? तो आप लोग ध्यान रखेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम, और वो है कौन? जे थॉमसन। कौन है प्यारे बच्चों? जे थॉमसन है। और इन जे थॉमसन ने डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को सबसे पहले गलत सिद्ध किया और इन्होंने बताया कि जो परमाणु है ना, ये परमाणु को भी आगे विभाजित किया जा सकता है, अर्थात परमाणु अविभाज्य कण नहीं है। यह सबसे पहले किसने बताया? आपके जे थॉमसन ने बताया, ठीक है। तो एक सामान्य सी बात मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दी है कि जो आपका परमाणु है, जो आपका एटम है, इस एटम के बारे में सबसे पहले जॉन डाल्टन ने बताया था। और इन्होंने अपने परमाणु सिद्धांत में बताया कि परमाणु पदार्थ का सबसे सूक्ष्म और अविभाज्य कण होता है, जिसे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। परंतु जॉन डाल्टन ने इनके इस सिद्धांत का खंडन करते हुए बताया कि परमाणु को आगे भी विभाजित किया जा सकता है, परमाणु को और भी छोटे कणों में विभाजित किया जा सकता है,
ठीक है। और वो छोटे कण कौन कौन से होते हैं, तो इसके बारे में भी आप लोग सब जानते हैं कि परमाणु जो होता है, इस परमाणु के अंदर जो छोटे कण होते हैं, इनको क्या नाम देते हैं अपन प्यारे बच्चों, इनको अपन नाम देते हैं अवपरमाणुक कण। क्या बोलते हैं इनको अपन बोलते हैं अवपरमाणुक कण, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि परमाणु जो होता है, इस परमाणु के अंदर भी अनेक छोटे छोटे कण पाए जाते हैं जिन्हें अपन अवपरमाणु कण कहते हैं। और ये कौन कौन से होते हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखना है, ये होता है आपका इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, ठीक है। तो ये छोटे कण यहां पर पाए जाते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ये यहां पर पाए जाते हैं, जिन्हें अपन क्या बोलते हैं, इन तीनों को सम्मिलित रूप से अपन अवपरमाणु कण कहते हैं। इनकी खोज किसने की थी, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है, बताओ आप लोग सभी। इसकी खोज की है जे थॉमसन ने। किसने खोज की है इसकी, जे थॉमसन ने खोज की है। प्रोटॉन की खोज की बात करते हैं, प्रोटॉन की खोज की है किसने प्यारे बच्चों, बोलो आप लोग सभी, गोल्डस्टीन ने की है। किसने की है, गोल्डस्टीन ने की है। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की है, तो ये भी आप लोग जानते हो, जेम्स चैडविक ने की है। किसने की है, जेम्स चैडविक ने की है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक द्वारा की गई है। तीनों को याद करने की एक सिंपल सी ट्रिक आप लोग सब जानते होंगे, और ये है आपकी बहुत सिंपल सी ट्रिक है, ईंट पर गोल्ड नाचे। ईंट पर गोल्ड नाचे यानी कि ई से बन जाएगा इलेक्ट्रॉन, और खोज की है टी यानी कि थॉमसन बोलो या थॉमसन बोलो, बात एक ही है, ठीक है। पर से है प्रोटॉन और खोज की है इसने गोल्ड यानी कि गोल्डस्टीन, ठीक है। और नाचे से बात करें अपन तो न से बनता है न्यूट्रॉन और खोज की है इसने चैडविक ने, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहां पर इस प्रकार से मैंने आप लोगों को अवपरमाणु कणों के बारे में बता दिया है, जो आपके तीन होते हैं, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। खोज जे थॉमसन, गोल्डस्टीन और जेम्स चैडविक द्वारा की गई है। ट्रिक से आप लोग ध्यान रख सकते हैं। साथ ही आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा आवेश पाया जाता है, ऋणावेश पाया जाता है। प्रोटॉन के ऊपर कौन सा आवेश पाया जाता है, धनावेश पाया जाता है। और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई आवेश नहीं होता है, अर्थात न्यूट्रॉन आपका उदासीन अवपरमाणु कण है, ठीक है। तो ये बात मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दी है। और भी अपन बात करते हैं तो देखो आगे और खोज हुई, और आगे जो है इसके बारे में पता चला है कि यहाँ पर इन तीनों के अलावा और भी छोटे कण और भी अन्य अवपरमाणु कण यहाँ पर उपस्थित होते हैं। कौन कौन से होते हैं इसके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो देखो भाई, यहां पर बात करते हैं अपन, तो अन्य अवपरमाणु कण कौन कौन से होते हैं। तो देखो अन्य अवपरमाणु कणों के अंदर मैं आपसे बात करूं तो देखो कौन कौन से होते हैं। देखो कण, आवेश और खोज की मैं आप लोगों से बात कर लेता हूं। देखो सबसे पहला कण यहां पर हुआ है इन तीनों के अलावा, और वो है पॉजिट्रॉन। क्या है प्यारे बच्चों, पॉजिट्रॉन है। पॉजिट्रॉन जो होता है इस पर होता है धनावेश। क्या होता है इस पर, धनावेश होता है। और पॉजिट्रॉन की खोज किसने की है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे एंडरसन ने की है। किसने की है प्यारे बच्चों, एंडरसन ने इसकी खोज की है। दूसरा कण है मेसोन। पॉजिट्रॉन के बाद दूसरा कण कौन सा आता है, छोटा कण मेसोन है। और मेसोन की खोज हम बात करते हैं सबसे पहले, तो देखो मेसोन जो होता है इसके ऊपर धनावेश भी होता है या इसके ऊपर ऋणावेश, यानी कि या तो धनावेश होगा या फिर क्या होगा, ऋणावेश होगा मेसोन के ऊपर। और इसकी खोज किसने की है, तो इसके नाम भी आप लोग ध्यान रखेंगे, युकावा। कौन है इसका खोजकर्ता, युकावा है प्यारे बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, तो अगला आता है थर्ड आपका, और वो है न्यूट्रिनो। क्या है बड़े बच्चों, न्यूट्रिनो है। न्यूट्रिनो होता है ये आपके न्यूट्रॉन की तरह ही उदासीन होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, न्यूट्रॉन की तरह ही ये उदासीन होता है। और इसकी खोज की है किसने, पॉलिंग ने।
इसने की इसकी खोज पोलिंग द्वारा इसकी खोज की गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण वैज्ञानिक है, इसी ने आपको विद्युत ऋणता के बारे में भी बताया है। तो देखो प्यारे बच्चों, न्यूट्रॉनों की खोज जो है वो पोलिंग द्वारा की गई है। ये न्यूट्रॉन की तरह ही उदासीन पार्टिकल होता है। और फोर्थ, एक और पार्टिकल यहां पर पाया जाता है और वो है एंटी प्रोटॉन। क्या होता है? एंटी प्रोटॉन यहां पर होता है। एंटी प्रोटॉन की मैं बात करता हूं। एंटी प्रोटॉन जो होता है ये नेगेटिव आवेश होता है, इसके ऊपर ऋणावेश होता है। और खोज इसकी की गई थी किसके द्वारा? सेंगर नामक वैज्ञानिक द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? सेंगर नामक वैज्ञानिक द्वारा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अलावा भी यहाँ पर अन्य अणुपरमाणु कण पाए जाते हैं, जैसे कि आपका पॉजिट्रॉन पाया जाता है जिस पर धनावेश होता है, खोज की है एंडरसन ने। मैसोन है जिस पर धनावेश या ऋणावेश होगा, खोज की है युकावा के द्वारा। न्यूट्रिनो है, उदासीन होता है, खोज पोलिंग द्वारा की गई है। एंटी प्रोटॉन है, इस पर एंटी प्रोटॉन, प्रोटॉन का एंटी, आप लोग जानते हैं प्रोटॉन के ऊपर धनावेश होता है, उसका एंटी अपोजिट कौन होगा? ऋणावेश। ठीक है, खोज किसने की है? सेंगर ने। तो ये थे कुछ अन्य अणुपरमाणु कण जो इस परमाणु के अंदर पाए जाते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो एक सामान्य सी बात अपन ने परमाणु संरचना के बारे में यहाँ पर कर ली है कि यहाँ पर कौन कौन से कण पाए जाते हैं, किन किन वैज्ञानिकों द्वारा इसकी खोज की गई है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं अपन। तो देखो, परमाणु जो संरचना है, इस परमाणु संरचना के अंदर विस्तार से अपन बात करते हैं। तो देखो, परमाणु संरचना का जो आधुनिक सिद्धांत है, परमाणु संरचना के बारे में जो आधुनिक सिद्धांत हैं, इनके बारे में अपन बात करते हैं। तो देखो, सबसे आधुनिक सिद्धांत जो माना जाता है वो होता है तरंग यांत्रिकी। क्या होता है? देखो, एक शाखा होती है विज्ञान की, तरंग यांत्रिकी। और तरंग यांत्रिकी जो होती है ना, इसमें क्या होता है? इसमें परमाणु की संरचना के बारे में, परमाणु के अंदर पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में बहुत विस्तार पूर्वक चर्चा की जाती है। ठीक है ना, तो इसके बारे में अपन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ध्यानपूर्वक आप लोग सुनेंगे। सबसे पहली बात तो ये पूछी जाएगी आप लोगों से कि तरंग यांत्रिकी होती क्या है। तो आप लोग क्या बताएंगे? आप लोग बताएंगे कि विज्ञान की वह शाखा, परिभाषा में आप लोगों को लिखा देता हूं, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, वह शाखा जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की दोहरी प्रकृति का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, तरंग यांत्रिकी कहलाती है प्यारे बच्चों। क्या बताया मैंने आप लोगों को? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसके बारे में बात करेंगे? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इन सभी की दोहरी प्रकृति। अब बात करेंगे अपन दोहरी प्रकृति सर होती क्या है। तो देखो भाई, दोहरी प्रकृति की बात करते हैं अपन। तो देखो, कोई भी कण जो होता है, इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, न्यूट्रॉन हो, इनमें दो प्रकार की प्रवृत्ति बताई गई है। एक तो बताई गई है कि ये तरंग की तरह गति करते हैं। किसकी तरह गति करते हैं? तरंग के समान गति प्रदर्शित करते हैं। और दूसरी बताई गई है कि ये कण के समान गति करते हैं। ठीक है ना। अब अलग अलग वैज्ञानिक जो हैं वो अपने अपने हिसाब से ये बताते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन, कोई भी कण तरंग की तरह गति करेगा या कण की तरह गति करेगा या फिर दोनों के समान गति करेगा, यानी कि दोहरी प्रकृति प्रदर्शित करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किस प्रकार से दोहरी प्रकृति यानी कि तरंग के समान और कण के समान प्रकृति प्रदर्शित करते हैं, ये किसमें बताया जाता है? तरंग यांत्रिकी के अंतर्गत बताया जाता है। ठीक है, तो ये था तरंग यांत्रिकी। अब तरंग यांत्रिकी में अपन क्या कर रहे हैं? दोहरी प्रकृति या द्वैत प्रकृति का अध्ययन कर रहे हैं। तो इसके लिए कुल 3 सिद्धांत दिए गए हैं और इन तीनों सिद्धांत के बारे में अपन इस अध्याय के अंदर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक आप लोग सुनेंगे इसको। तरंग यांत्रिकी में
द्वैत प्रकृति या दोहरी प्रकृति, द्वैत प्रकृति या दोहरी प्रकृति का अध्ययन करने के लिए, अध्ययन करने के लिए निम्न 3 सिद्धांत दिए गए। कितने दिए गए? 3 सिद्धांत दिए गए। सबसे पहला है हाइजेनबर्ग, सबसे पहला अपन यहां पर पढ़ेंगे डी ब्रोगली का इलेक्ट्रॉन का द्वैत प्रकृति का सिद्धांत, द्वैत प्रकृति का सिद्धांत की अपन बात करेंगे। नेक्स्ट सेकंड सिद्धांत जो दिया गया है वो है आपका हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। और तीसरा सिद्धांत दिया गया है श्रोडिंगर की तरंग समीकरण। क्या दी गई है? श्रोडिंगर की तरंग समीकरण। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये 3 सिद्धांत दिए गए हैं जिसके द्वारा आप लोग तरंग यांत्रिकी के अंदर परमाणु की संरचना के बारे में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की द्वैत प्रकृति के बारे में पढ़ते हैं। कौन कौन से सिद्धांत हैं? डी ब्रोगली का इलेक्ट्रॉन का द्वैत प्रकृति का सिद्धांत, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत और श्रोडिंगर की तरंग समीकरण। इसके बारे में आप लोग पिछले ही क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, आप लोगों को ये नाम याद आ गए होंगे। ठीक है, अब इन सिद्धांतों के बारे में अपन यहाँ पर विस्तार पूर्वक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं अपन फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, चलो तो इसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। यहाँ पर परमाणु संरचना के बारे में, तरंग यांत्रिकी के बारे में बातें आपको समझ में आ गई होगी प्यारे बच्चों। अब शुरू करते हैं अपन पहला अपना हेडिंग, और वो है डी ब्रोगली का इलेक्ट्रॉन का द्वैत प्रकृति का सिद्धांत। डी ब्रोगली का इलेक्ट्रॉन का द्वैत प्रकृति का सिद्धांत। ठीक है, चलो ध्यानपूर्वक आप लोग इसको देखेंगे। क्या है अपना हेडिंग? डी ब्रोगली का इलेक्ट्रॉन का द्वैत प्रकृति का सिद्धांत, द्वैत प्रकृति का सिद्धांत, द्वैत प्रकृति का सिद्धांत। यानी कि जो डी ब्रोगली नामक वैज्ञानिक है, इसके द्वारा इलेक्ट्रॉन की द्वैत प्रकृति का सिद्धांत दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो दोहरी प्रकृति प्रदर्शित करेगा, यानी कि तरंग और कण दोनों प्रकार की प्रकृति प्रदर्शित करता है। तो क्या बोलेंगे कि डी ब्रोगली के अनुसार, डी ब्रोगली के अनुसार इलेक्ट्रॉन तरंग एवं कण अर्थात दोहरी प्रकृति, अर्थात दोहरी प्रकृति प्रदर्शित करता है। ठीक है, क्या बोला मैंने आप लोगों से कि डी ब्रोगली क्या बोलता है? डी ब्रोगली के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन है ना आप लोगों का, ये इलेक्ट्रॉन तरंग प्रकृति भी प्रदर्शित करेगा और ये कण के समान भी प्रकृति प्रदर्शित करता है, यानी ये दोहरी प्रकृति प्रदर्शित करता है। और इसी को अपन क्या बोलते हैं? इसी को अपन बोलते हैं कि ये द्वैत व्यवहार प्रदर्शित करता है, द्वैत व्यवहार प्रदर्शित करता है। कैसे करता है इसके बारे में अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो अपन बात करें यदि इलेक्ट्रॉन की, देखो डी ब्रोगली क्या बोलता है कि यदि इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति मानी जाए, क्या मानी जाए? तरंग प्रकृति मानी जाए, तो यदि तरंग प्रकृति मानी जाए तो
प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार, पढ़ा है आप लोगों ने, ये नाम आप लोगों को याद आ रहा होगा, प्लांक के क्वांटम, आप लोग ध्यान से याद कीजिए, 11th क्लास में आप लोगों ने ये चीज पढ़ी है विस्तार पूर्वक, क्वांटम सिद्धांत के अनुसार। ठीक है, तो देखो भाई, यदि इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति मानी जाए तो प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार आप लोगों ने क्या पढ़ा है, आप लोगों ने एक समीकरण पढ़ी है कि इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होगी E वो h न्यू के बराबर होगी। ये समीकरण आप लोगों ने पढ़ी है प्लांक के, मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार। ठीक है, तो यदि इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति मानी जाए तो प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार E बराबर क्या होता है, h न्यू होता है, ये आपको पता है। ठीक है मेरे बच्चों, और इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन की कण प्रकृति मानी जाए, क्या मानी जाए प्यारे बच्चों, कण प्रकृति मानी जाए तो आइंस्टीन या आइंस्टाइन बोल दो कि ऊर्जा द्रव्यमान, आइंस्टीन की ऊर्जा द्रव्यमान समीकरण, सेम ऊर्जा द्रव्यमान समीकरण क्या बताई है आइंस्टीन ने, तो देखो भाई इसने बताई है कि E बराबर क्या होता है, mc² होता है, ये भी आप लोगों ने पढ़ी है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन की कण प्रकृति मानी जाए तो कण प्रकृति के बारे में किसने बताया है, आइंस्टीन ने बताया है कि इन्होंने दिया था ऊर्जा द्रव्यमान समीकरण, यानी आइंस्टीन की ऊर्जा द्रव्यमान समीकरण से कण जो होता है, इस कण की ऊर्जा क्या होती है, mc² के बराबर होती है, जहां पर m कण का द्रव्यमान है और c प्रकाश का वेग है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहां पर E बराबर mc², ये आइंस्टीन की समीकरण है, ये आप लोग जानते हैं। ठीक है ना, अब देखो यहां पर E बराबर h न्यू है, यहां पर E बराबर mc² है, यानी कि दोनों E के बराबर हैं, तो ये आपस में भी क्या होंगे बच्चों, ये आपस में भी ये बराबर होंगे। ठीक है, यानी अपन क्या बोल सकते हैं, जब दोनों ही E के बराबर हैं तो ये आपस में भी क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी अपन यहां पर क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 व 2 से क्या बोलेंगे, h न्यू बराबर mc² या mc² बराबर h न्यू, ये आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है ना भाई, चाहे किसी भी प्रकार से आप लोग लिख लो इसको, क्या लिखेंगे, h न्यू बराबर mc² अपन ने यहां पर इसको लिख लिया है। ये समीकरण अपने पास आ गई है थर्ड। ठीक है, अब चूंकि आप लोगों ने यहां पर क्या पढ़ा है, चूंकि आप लोगों ने पढ़ा है कि आवृत्ति जो होती है न्यू वो c/λ के बराबर होती है, किसके बराबर होती है, c/λ के बराबर होती है। आवृत्ति क्या होती है, c/λ के बराबर होती है। तो यदि ये समीकरण अपन यहां पर इसका मान अपन कहां रख देते हैं, यहां पर रख देते हैं, तो क्या आ जाएगा, hc/λ बराबर mc² अपने पास यहां पर आ जाता है प्यारे बच्चों। ठीक है, यहां तक बात समझ आ रही है सभी को। क्या बताया मैंने, तरंग प्रकृति मानी जाए तो तरंग की ऊर्जा क्या होती है, h न्यू के बराबर होती है। कण प्रकृति मानी जाए तो कण की ऊर्जा mc² के बराबर होती है। कौन बताता है, आइंस्टीन और प्लांक बताता है। ठीक है, अब ये दोनों मान E के बराबर हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये आपस में भी बराबर होंगे, यानी h न्यू बराबर क्या हो जाएगा, mc², ये आप लोग समझ रहे हैं। और न्यू बराबर क्या होता है, c/λ होता है, तो इसका मान अपन यहां पर रख देंगे, तो अपने पास समीकरण आ जाती है क्या, hc/λ बराबर mc² यहां पर आ जाती है। ठीक है, बढ़ते हैं अपन आगे की तरफ। अब देखो मेरे बच्चों, आगे की तरफ अपन यहां पर बढ़े तो देखो यहां तक बात समझ में आगे सभी के। अब देखो यहां पर क्या है, इधर भी c है और इधर भी c है, इस c से एक c क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो अपने पास क्या बच जाएगा, h/λ बराबर क्या बच जाएगा अपने पास, mc अपने पास बच जाता है। ये समीकरण अपने पास यहां पर आ जाती है। ठीक है मेरे बच्चों, समीकरण नंबर 3 हो गया था, समीकरण नंबर 4 हो गया, समीकरण नंबर 5, ये समीकरण अपने पास यहां पर आ गई है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन का वेग जो है अपन c की जगह मान लेते हैं, माना इलेक्ट्रॉन का वेग
C बराबर क्या हो, V, यानी इलेक्ट्रॉन का वेग क्या हो, V हो। ठीक है ना, यहां पर लिख देते हैं अपने पूरा V हो, तो C बराबर क्या लिखेंगे अपन, V लिखेंगे, यानी C की जगह क्या जाएगा, V आ जाएगा। तो H बटे लैम्डा बराबर mv, ये चीज अपने पास आ चुकी है। ठीक है ना, अब यहां से अपन को क्या निकालना है, इस लैम्डा का मान निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, लैम्डा का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे अपन, देखो इस लैम्डा को अपन इस तरफ लेके आते हैं, क्या जाएगा लैम्डा, और mv कहां चल जाएगा, इसके नीचे, यानी h बटे mv, क्या जाएगा h बटे mv। ये लैम्डा का मान अपने पास आ चुका है। और यहां से अपन बात करते हैं, तो लैम्डा बराबर h बटे mv अपने पास आ चुका है। समीकरण नंबर क्या देते हैं इसको, 6 अपने पास आ चुकी है। और चूंकि m इंटू वी बराबर क्या होता है, p, अर्थात संवेग होता है। क्या होता है मेरे बच्चों, संवेग होता है। m इंटू वी बराबर क्या होता है, p, अर्थात संवेग, द्रव्यमान इंटू वेग का गुणनफल क्या कहलाता है, संवेग कहलाता है। यानी इस m v की जगह क्या ले सकते हैं, p लिख सकते हैं। तो लैम्डा बराबर आ जाएगा h बटे p, और ये क्या है, ये है डी ब्रोगली समीकरण है। क्या है करे बच्चों, ये डी ब्रोगली समीकरण है ये। ठीक है ना, तो इस प्रकार से डी ब्रोगली ने लैम्डा बराबर h बटे p समीकरण यहाँ पर जो है दी है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर अपन क्या बोल सकते हैं, इस समीकरण के अनुसार क्या बोल सकते हैं, अर्थात जो तरंग दैर्ध्य होता है और संवेग होता है, ये एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अर्थात किसी भी इलेक्ट्रॉन का तरंग दैर्ध्य लैम्डा जो होगा, लैम्डा एवं संवेग p व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। क्या होते हैं प्यारे बच्चों, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ये कौन बताता है, ये बताता है आपका डी ब्रोगली। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मैंने आपको यहां पर क्या बता दिया है, डी ब्रोगली का इलेक्ट्रॉन की द्वैत प्रकृति का सिद्धांत मैंने आपको बताया है। और उसमें मैंने आपको क्या बताया है कि प्लांक के क्वांटम सिद्धांत और आइंस्टीन की ऊर्जा द्रव्यमान समीकरण के अनुसार ये जो डी ब्रोगली है, इन्होंने क्या बताया कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका जो तरंग दैर्ध्य होगा वो संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन के तरंग दैर्ध्य जो तरंग का गुण है और संवेग जो कण का गुण है, ये दोनों प्रकार के गुण उन्होंने किसमें बताए, एक ही इलेक्ट्रॉन के अंदर बताए हैं। यानी ये बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन के अंदर तरंग के समान लैम्डा भी होता है, ठीक है, और कण के समान संवेग भी होता है। दोनों प्रकार के गुण इलेक्ट्रॉन के अंदर ही पाए जाते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन दोहरी प्रकृति प्रदर्शित करता है। ठीक है ना, तो ये था आपका डी ब्रोगली का द्वैत प्रकृति का सिद्धांत। आशा करता हूं सभी प्यारे बच्चों को यहां तक की विषय वस्तु समझ में आ गई है। सभी अपनी नोटबुक में इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए अपन इतना ही करेंगे, बाकी पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट सेशन में, जिसमें आप लोगों को डी ब्रोगली की सिद्धांत की सीमाएं और बाकी अन्य सिद्धांत बताए जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय दोस्तों।